नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका विकास कुमार एसजी चैनल पर। मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश का पहला पार्ट पढ़ाया था, प्रकाश की प्रस्तावना यानी उसकी परिभाषा, इंट्रोडक्शन। इसके अलावा लाइट के जो प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था परावर्तन। परावर्तन दोस्तों हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, प्रकाश का फर्स्ट पार्ट, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां क्लिक करके और उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो दोस्तों बेसिकली अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और परावर्तन के कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। तो अब बिना देरी किए हुए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ जो है वो नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए, परावर्तन में हमने कुछ बातें की थी, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि जब प्रकाश किसी समतल सतह से टकराकर पुनः लौटता है तो प्रकाश की वह घटना परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के कुछ नियम थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, जबकि आपतन कोण कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में हमेशा क्या रहते हैं दोस्तों, बराबर रहते हैं। और इस चीज को मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला था कि एग्जाम में आता है। ये चीजें हम पिछले वीडियो में दोस्तों बात कर चुके हैं। आज परावर्तन की एक थोड़ी सी बात हमको करनी है। देखिए, परावर्तन के उपयोग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि परावर्तन का एक उपयोग किया जाता है दोस्तों पेरिस्कोप में। किसमें किया जाता है? पेरिस्कोप में किया जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों परिदर्शी। क्या कहते हैं? परिदर्शी। मैंने आपको यहां बताया था पिछली वीडियो में कि पेरिस्कोप लगा होता है पनडुब्बियों में। किसमें लगा होता है दोस्तों? पनडुब्बियों में लगा होता है। बाहर की शत्रु सेना का ध्यान रखने के लिए पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का लगा होना जरूरी होता है। और ये पेरिस्कोप जो है ये प्रकाश के कौन से गुण पर काम करता है? परावर्तन पर काम करता है। अब ये अपन ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी दोस्तों। दूसरा आपको आज से ध्यान रखना है एक और चीज, वो ये कि इसका उपयोग जो है वो किया जाता है दोस्तों कैलिडियोस्कोप में। ठीक है, पेरिस्कोप में तो किया ही जाता है, इसके अलावा कैलिडियोस्कोप में भी इसका उपयोग होता है। कैलिडियोस्कोप किसको कहते हैं दोस्तों? कैलिडियोस्कोप कहते हैं हिंदी में बहुरूपदर्शी को। ठीक है, कौन से दर्शी को? बहुरूपदर्शी को। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कई प्रकार के जो समतल दर्पण होते हैं। कौन से दर्पण होते हैं? जो समतल दर्पण होते हैं, उन समतल दर्पणों को इस कोण पर एक के ऊपर एक झुकाकर रखा जाता है कि बीच में अगर कोई वस्तु रखी होती है, बीच में कोई व्यक्ति उसमें खड़ा होता है, इंसान खड़ा होता है, उसके बहुत सारे रूप जो हैं अलग अलग नजर आते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे मुंबई में डिज्नी वर्ल्ड है दोस्तों, बच्चों के खेलने की बहुत जगह गार्डन्स वगैरह होते हैं, वहां पर इस बहुरूपी दर्शी का प्रयोग किया जाता है कैलिडोस्कोप। तो इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है और अलग अलग प्रतिबिंब जो है हमें नजर आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेरिस्कोप के अलावा कैलिडियोस्कोप में भी कौन से जो गुण है लाइट का, उसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस गुण का? परावर्तन का, जिसको हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो कल की बात में आप एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट चीज हम बात करेंगे वो सुनिएगा आप। दूसरी चीज क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच, बहुत जबरदस्त सवाल है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच में किसी कोण पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ठीक है, मैं इसको आपको लिखता हूं। मैंने आपको पहले ही बोला कि बिल्कुल जैसे हम ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं वैसे की वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? यदि दो दर्पणों के बीच में, समतल दर्पणों के बीच में या मध्य में रखी वस्तु है। ठीक है, रखी हुई क्या है दोस्तों? वस्तु है। दो दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके उन प्रतिबिंबों के बीच में, उस दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? उसके प्रतिबिंबों की संख्या, उसके प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे हम। तो बहुत ही सीधा फार्मूला है दोस्तों, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है। दो चीजें आपको याद रखनी है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। देखिए क्या चीज है, ट्रिक क्या है, देखिए सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। हम थीटा को पूरा घुमाते हैं, त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यदि 360 बाई थीटा करने पर, अब थीटा तो मुझे एग्जामिनर देगा एग्जाम में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यदि 360 बाई थीटा करने पर मुझे सम संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अगर सम संख्या प्राप्त होती है यानी इवन नंबर प्राप्त होता है, इवन नंबर प्राप्त होता है, तो मैं उसमें से एक क्या कर दूंगा दोस्तों? एक घटा दूंगा। ठीक है, एक घटाते हैं। ठीक है, और यदि 360 बाई थीटा करने, अभी आपके समझ में आ जाएगा, पहले मुझे एक बार लिख लेने दीजिए। 360 बाई थीटा करने पर अगर विषम संख्या प्राप्त होती है, यानी कहने का मतलब अगर ओड नंबर प्राप्त होता है तो फिर हम उसमें से एक नहीं घटाते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है कि यदि
सम संख्या आ गई 360 करने पर, थीटा करने पर तो एक घटाएंगे, अगर 360 थीटा करने पर विषम संख्या प्राप्त हुई तो हम एक नहीं घटाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं यहां पर, आप उससे समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये आया कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच में 40 डिग्री के कोण पर थीटा बराबर हमने ले लिया 40 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा हमको कितना दिया 40 डिग्री दिया। क्वेश्चन सुनिएगा पूरा, यदि दो समतल दर्पणों के बीच में 40 डिग्री के कोण पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु के उन दर्पणों के मध्य में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमारा जो कोण दिया गया है वो कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। तो अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है, क्या करना है दोस्तों, सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का, तो 360/थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो 360 तो वैसे की वैसे रहेगा, थीटा हमको कितना दिया है 40 दिया है, 0 से 0 गई, इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये भाग जाएगा, 9 बार डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये कैसी संख्या है दोस्तों, तो ये है विषम संख्या। कैसी संख्या है, विषम संख्या। और मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, ये क्या है, ट्रिक है जो आपको एग्जाम में सफल करेगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। अगर 360/थीटा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है, विषम संख्या प्राप्त होती है, तो उसमें से हम कुछ भी नहीं घटाएंगे और वो हमारा उत्तर होगा। तो हमारे आंसर आ गए, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 9 प्रतिबिंब बनेंगे। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन दोहरा देता हूं, यदि दो समतल दर्पणों के बीच में 40 डिग्री पर कोण पर वस्तु रखी हुई है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आप बताओगे उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 9 प्रतिबिंब बनेंगे। पहला क्लियर हो गया आपके दिमाग में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन इधर लिख देता हूं। देखिए यहां समझिएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच में, यहां लिख देते हैं, 60 डिग्री के कोण पर कोई मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। यदि दो समतल दर्पणों के बीच में 60 डिग्री के कोण पर कोई मोमबत्ती जल रही है तो उस मोमबत्ती के उन दर्पणों के मध्य में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो फिर से हम वही ट्रिक लगाएंगे, 360/थीटा। तो 36 सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं यहाँ, 360/थीटा। तो 360/थीटा कितना दे रखा है मुझे, 60 दे रखा है, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगी, 36 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 6 निकल के आएगा। अब दोस्तों यहां पर ट्रिक में हमने एक चीज देखी थी कि विषम संख्या होगी तो एक नहीं घटाएंगे, लेकिन अगर आंसर सम संख्या आएगी तो हम उसमें से कितना घटा देंगे दोस्तों, एक घटा देंगे। अभी हमारे पास सम संख्या आ गई, इवन संख्या आ गई। अब इवन नंबर जब हमारे पास आ गया तो इसमें से हम एक घटा देंगे और हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 5 प्रतिबिंब, 6 नहीं होगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा, 5 इमेज बनेगी उस दर्पण में, उस मोमबत्ती की। तो राइट आंसर हमारा 5 प्रतिबिंब हो गया। इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो हमारा कितना प्रतिबिंब हो गया, 9 प्रतिबिंब हो गए, ठीक है। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें फटाफट इसका, चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं हम। देखिए अब एक चीज यहां पर आती है, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, यदि दो समतल दर्पणों के बीच में, यदि दो समतल दर्पणों के बीच में, इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया, ट्रिक से किया। इस क्वेश्चन को तो ट्रिक से किया, किसी कोण पर कोई वस्तु रखी हुई है तो। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये आ गया दोस्तों कि यदि दर्पणों के मध्य में, यदि दर्पणों के मध्य में वस्तु रखी है, वस्तु रखी है, बिल्कुल ऊपर की तरफ लिख रहा हूं मैं, यदि दर्पणों के मध्य में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कितने होंगे, प्रतिबिंब कितने होंगे। लेकिन यहां ट्विस्ट क्या है दोस्तों, यहां ट्विस्ट ये है कि अपने को यहां पर दर्पणों के आगे लगा दिया क्वेश्चन में समांतर, ठीक है। क्या लगा दिया, समांतर या समानांतर, पैरेलल। यदि दो समानांतर या समांतर दर्पणों के मध्य में वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कितने होंगे। तो दोस्तों इसमें आपको कोई ट्रिक फॉलो नहीं करनी है, सीधा आंख बंद कर दे, वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें आंसर लिख रखा हो अनंत, ठीक है, जिसमें ऑप्शन आपका अनंत दे रखा हो। यानी जब समानांतर दर्पण होते हैं, समानांतर ही लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो गए, समानांतर और समांतर एक बोल देते हैं हम साइंस में, कोई दिक्कत नहीं है। यदि समानांतर दर्पण क्वेश्चन आ रहा है और उसमें प्रतिबिंब की संख्या पूछी है तो आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है, आपको राइट आंसर जो दे देना है वो दे देना है अनंत। उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस जो लाइन है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार ये सवाल आया हुआ है। एक क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, सुनिएगा, कि यदि दो दर्पणों के मध्य, यदि दो दर्पणों के मध्य, कौन से दर्पणों के मध्य, तो क्वेश्चन आया कि यदि दो समतल दर्पणों के मध्य में कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु क्या रखी हुई है, दो समतल दर्पणों के मध्य, दर्पणों के मध्य
वस्तु रखी हुई है, ठीक है, वस्तु कैसी करी हुई है, रखी हुई है, रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, प्रतिबिंब कितने बनेंगे। अब क्वेश्चन को मैं पूरा करूंगा। देखिए यहां आ गया एग्जाम में, यदि दो लंबवत दर्पणों के मध्य, कौन से दर्पणों के मध्य, लंबवत दर्पणों के मध्य वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो अब यहां हमको थीटा नहीं दिया, समानांतर भी नहीं दिया। अगर समानांतर दे देता तो हम क्या करके आते दोस्तों, अनंत करके आते। थीटा दे देता तो हम ट्रिक लगा देते, लेकिन अब की बार क्या दिया है, लंबवत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको क्या करना है, लंबवत का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री। लंबवत का मतलब हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज पढ़ा होगा, कोण पढ़ा होगा, हमेशा लंबवत जो आता है वो किसके लिए आता है, 90 डिग्री के लिए आता है। तो हमको हमारा जो थीटा है वो मिल चुका है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हम अपना जो ट्रिक है वो लगा देंगे 360/90, 0 से 0, और ये जो भाग गया वो गया 4 बार, और ये सम संख्या है, इसमें से हम 1 घटा देंगे। ट्रिक में हमने बात की थी सम आता है तो 1 घटा देते हैं। आंसर जो है वो आ गया 3 प्रतिबिंब। और ये क्वेश्चन जो है वो राजस्थान की दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट 2016, और मैं आपको ये बता दूं 4 अक्टूबर 2016 को आया हुआ सवाल है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं पेपर में, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार 2016 की 4 अक्टूबर की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि यदि दो लंबवत दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो थीटा हम 90 मानेंगे क्योंकि लंबवत है। जब 360 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। क्योंकि ये इवन नंबर है, सम संख्या, इसलिए इसमें से हम ट्रिक के हिसाब से 1 घटा देंगे, और राइट आंसर जो हमारा 4 में से 1 जाने पर कितना आ जाएगा, 3 प्रतिबिंब आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसका फटाफट ले लें, या वीडियो के बाद आप इसको नोट डाउन कर लें। नोटबुक अपने साथ में रखें, जितना आप उतार सकते हैं उतारें, और जितना अगर उतारने में नहीं आ रहा है थोड़ी सी स्पीड में तेज रखूंगा ताकि कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर हो सके, ठीक है। टाइम हम ज्यादा खराब नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो परावर्तन के अंदर ही आते हैं। वैसे ये समतल दर्पण के क्वेश्चन है, लेकिन दर्पण को दोस्तों मैं बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ाऊंगा, उनके प्रतिबिंब पढ़ाऊंगा, तब मैं समतल दर्पण की बात करूंगा। अभी तो आप परावर्तन के हिसाब से थोड़ा बहुत दर्पण का आइडिया ले लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो में दर्पण की तरफ चलने पर दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमारे वेग से 2 गुना होता है। इसके अलावा अगली जो चीज मैंने आज बताई है कि समतल दर्पणों के बीच किसी भी कोण पर कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं। समांतर रखी होती है तो अनंत हम मानते हैं, और लंबवत रखी होती है तो 90 हम मानते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम प्रकाश के अगले गुण की तरफ पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है अपवर्तन। क्या नाम है दोस्तों, अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन हम बोलते हैं, और वो रिफ्रैक्शन था दोस्तों, और ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन था और ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अपवर्तन, अपवर्तन किसे कहते हैं, तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे इसको, बहुत ही आसान है। इसका भी नियम है जैसे परावर्तन का नियम है, लेकिन परावर्तन का नियम एग्जाम में ज्यादा आता है। देखिए अपवर्तन क्या कहता है दोस्तों, अपवर्तन कहता है कि माध्यम बदलने पर सारा खेल अपवर्तन का होता है। प्रकाश की किरण जब माध्यम बदलता है तो खेल होता है अपवर्तन का, और जब टकराकर पुनः लौटती है तो फिर परावर्तन का खेल होता है। प्रकाश की किरण जब एक मीडियम यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक मीडियम से सेकंड मीडियम में प्रवेश करेगी, दूसरे माध्यम में क्या करती है दोस्तों, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से, अपना जो सीधा मार्ग वो चल रहा था, अपने मार्ग से भटक जाती है, डिट्रैक्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये इसका क्या हो गया, एक तरीके से इसकी इंट्रोडक्शन यानी परिभाषा, डेफिनेशन हो चुकी है, ठीक है। कि प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों, अपवर्तन कहलाता है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी दूंगा, उससे पहले हम इसको एक नियम दिया गया है दोस्तों अपवर्तन का, उसके हिसाब से समझेंगे। देखिए अपवर्तन का एक नियम है जिसे हम कहते हैं दोस्तों स्नेल का नियम, याद करिएगा। किसका नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम, यहां मैं इसको बॉक्स में लिख देता हूं, अच्छा क्वेश्चन आता है इससे एग्जाम में। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए
कोई भी प्रकार का माध्यम है, यहाँ देखिएगा आप बोर्ड पर, कोई भी प्रकार का माध्यम है, इस तरीके से ये माध्यम है, पानी है, कुछ भी है, एक माध्यम है, पूरा मैं ऐसे कर देता हूं बराबर। अब क्या हुआ कि प्रकाश की किरण है ना, जैसे ये है वायु, ऐसे मान लेते हैं, ये वाला जो पोर्शन है वो वायु का है, यानी इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं एयर, और ये जो है वो जल का है, जिसको हम लिख सकते हैं वाटर। ठीक है, अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी हम अपवर्तन पढ़ते हैं, स्नेल का नियम मैं बता रहा हूं, पहले दो चीजें ध्यान रखें। दो चीजें हमको ध्यान रखनी, एक तो होता है दोस्तों सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। इसको हम कहते हैं डेंस, क्या कहते हैं, डेंस कहते हैं। डेंस यानी क्या होता है, सघन होता है, और विरल को हम रेयर भी बोल सकते हैं, विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है दूर दूर और सघन का मतलब होता है पास पास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब ये दूर दूर वायु वाला, यानी ये तो हो गया दोस्तों विरल माध्यम, और जल जो है वो हो गया सघन माध्यम। कांच होता तो वो भी सघन माध्यम होता, क्योंकि जल हो गया, कांच हो गया, उसमें पदार्थ के कण पास पास होते हैं, जबकि वायु में पदार्थ के कण जो है वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब प्रकाश की किरण दोस्तों यहां आ रही है, वायु से प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये मीडियम 1 है, पहला माध्यम है कि नहीं है, पहला माध्यम, और ये जल वाला जो है ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, ये कौन सा माध्यम है, दूसरा माध्यम है, समझ गए। अब प्रकाश की किरण आ रही है दोस्तों, तो जानी तो चाहिए ऐसे, है ना। थोड़ा सा इसको टेढ़ा बना लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब ये जानी तो कैसे चाहिए दोस्तों, ऐसे चाहिए, जानी तो ऐसे चाहिए ना, सीधे। लेकिन आपसे मैंने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन वह अपने मार्ग से विचलित होकर और भटक जाती है, अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, अपना रास्ता क्या कर लेती है, बदल लेती है, और रास्ता बदलने की वजह से यह घटना जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों, अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए, जब ये रास्ता भटकेगी दोस्तों, तो बीच में इन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बनेगा। क्या बनेगा, कोण बनेगा, जो कि परावर्तन में बना था, और इस कोण को हमको पता है, हम कहते हैं नॉर्मल लाइन, यानी हिंदी में अभिलंब। क्या कहते हैं दोस्तों, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, जो किरण गिर रही थी दोस्तों उसको हमने कहा आपतित किरण। कौन सी किरण कहा, आपतित किरण कहा, यानी इंसिडेंट रे कहा, है ना। और जो किरण यहां से, अब देखो जा तो रही नहीं वापस, अगर वापस जाती तो कौन सी घटना हो जाती, परावर्तन हो जाती, लेकिन ये वापस नहीं जा रही, अपने मार्ग से क्या कर रही है, विचलित हो रही है। ठीक है, सीधी जानी थी, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या हो गई, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो ये वाली जो किरण परावर्तित किरण नहीं कहलाएगी, ये किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। अब इनकी वजह से दोस्तों एक कोण भी बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, देखिए, एक तो ये कोण बन गया जिसको हमने कहा कोण आई, क्योंकि इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया। और एक बन गया दोस्तों ये वाला कोण, और इसको हम बोलेंगे कोण आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, कोण आई और कोण आर। और यही किसका नियम है दोस्तों, स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की जो ज्या होती है, यानी ये वाली स्थिति, और परावर्तन कोण की जो ज्या होती है, इनका जो मान है वो नियतांक होता है, नियत होता है। यहां स्नेल का नियम आ चुका है, मैं आपको बताता हूं। स्नेल का नियम कहता है कि जो आपतन कोण की ज्या है, साइन आई से डिनोट करेंगे, और जो अपवर्तन कोण की ज्या है, साइन आर, इन दोनों का जो मान है वो नियतांक होता है। और नियतांक को हम किससे शो करेंगे, तो नियतांक को हम शो करेंगे म्यू से। किससे करेंगे दोस्तों, म्यू से शो करेंगे। और आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये जो नियम है ये किसका नियम है, स्नेल का नियम है। और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से स्नेल का नियम क्या कहता है। साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होता है दोस्तों, नियतांक, यानी म्यू होता है। इक्वल, एक के इक्वल नहीं होगा, नियतांक होगा, जिसका मान हम म्यू मानते हैं। स्थिरांक भी इसको हम बोल सकते हैं। स्नेल वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपवर्तन का नॉर्म दिया था। अब दोस्तों यहां मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। तो देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की तरफ आती है, तो अभिलंब की तरफ क्या कर जाती है दोस्तों, झुक जाती है। देखिए, अभिलंब से दूर नहीं जा रही है, जानी तो ऐसी चीज है, लेकिन अभिलंब से क्या कर गई दोस्तों, ये अभिलंब की तरफ झुक गई। तो जब भी कोई वस्तु विरल से सघन के पास आएगी, जब भी प्रकाश की किरण, मैं यहां लिख देता हूं, जब भी प्रकाश की किरण जो है वो विरल से सघन की तरफ आएगी, तो अभिलंब की तरफ क्या कर जाएगी दोस्तों, झुक जाएगी। आप नोट डाउन कर लेना अपने हिसाब से, क्या कर जाएगी, झुक जाएगी। और अगर सघन से विरल की तरफ जाएगी,
अगर सघन से विरल की तरफ जाएगी तो फिर अभिलंब से क्या कर जाएगी दोस्तों, दूर हट जाएगी। ठीक है, दूर हट जाएगी। सपोज कीजिए अगर ये सघन माध्यम होता ऊपर वाला और अगर ये विरल माध्यम होता तो फिर ये पास आने की बजाय क्या हो जाती, दूर हट जाती। अपवर्तित किरण क्या हट जाती, दूर हट जाती। लेकिन विरल से सघन की तरफ जा रही है और हम जानते हैं कि विरल से जब सघन की तरफ आते हैं, विरल से जब सघन की तरफ आते हैं तो अभिलंब की तरफ प्रकाश की किरण क्या कर जाती है, झुक जाती है। और यही कारण है कि जल में डूबी हुई जो मोमबत्ती है, जल में डूबी हुई जो पेंसिल है, जल में डूबी हुई जो लोहे की छड़ होती है वो हमें कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती है। वो किस प्रक्रिया के कारण होता है दोस्तों, अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण होता है, जिसे मैं अगले पेज पर बताने वाला हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, जिसमें आपका स्केल का नियम भी आ गया, अपवर्तन की डेफिनेशन भी आ गई। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। फटाफट लें नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, फटाफट लें, नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए ऑफलाइन बैचेज की तरह बिल्कुल पढ़ा रहा हूं जैसे मैं पढ़ाता हूं कोचिंग्स में। ठीक है, तो टाइम जरूर लगेगा लेकिन चीजें सारी समझ में आएगी। व्यवस्थित नोट्स बना लीजिए, कोचिंग्स का पता नहीं है कब कोचिंग्स खुलेंगी वापस। ठीक है, देखिए अब आता है अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल्स या फिर हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। एप्लीकेशन इन डेली लाइफ यानी कहने का मतलब या तो आप उदाहरण मान लीजिए या आप मान लीजिए कि दैनिक जीवन में इसके जो उपयोग हैं अपवर्तन के वो कहां कहां देखे जा सकते हैं, इसके उदाहरण कहां कहां देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे फेमस जो इसका उदाहरण है वो है तारों का टिमटिमाना या तारों का झिलमिलाना। ठीक है, तारों का झिलमिलाना बहुत बार ये सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया, 1000 बार पूछा गया होगा, गिनती नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन की कितनी बार एग्जाम में आया। तारों का झिलमिलाना किसका उदाहरण है, टिमटिमाना, तो ये है दोस्तों अपवर्तन का। किसका उदाहरण है, अपवर्तन का। अपवर्तन के उदाहरण हम देख रहे हैं तो क्या होता है वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए ये वायुमंडल में ऊपर कहीं तारे हैं अंतरिक्ष में और यहां से जो है आप देख रहे हो। ठीक है, ये आपकी आंख है, मान लीजिए ये आपकी इस तरीके से आंख है और यहां से आप इस तारे को क्या कर रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, तो प्रकाश की वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। हुआ क्या दोस्तों कि जब हमने तारे को यहां से देखा तो तारे से जब प्रकाश की किरण टकराकर परावर्तित होकर वापस हमारी आंखों तक आएगी। अब जब ये प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक वापस आ रही है दोस्तों हमें ये तारा दिखाने के लिए, तो बीच में हम जानते हैं दोस्तों वायुमंडल की कई क्या होती है, वायुमंडल की कई परत होती है। ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो इन वायुमंडल में प्रत्येक परत का दोस्तों घनत्व और प्रत्येक में प्रकाश का जो वेग है, प्रत्येक वायुमंडल की परत में प्रकाश की जो गति है, प्रकाश का जो वेग है, वायुमंडल का जो घनत्व है वो अलग अलग होता है। तो होता क्या है कि जब प्रकाश जब वापस आता है, प्रकाश जब हमारी आंखों तक पहुंचता है तारे से, तो दोस्तों कहीं पर इसकी स्पीड ज्यादा होती है और कहीं पर स्पीड कम होती है। कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर क्या होती है, कम होती है। तो उसकी वजह से ये प्रकाश की किरण माध्यम चेंज करती है और अपने मार्ग से बार बार में क्या होती है दोस्तों, विचलित होती है और हमारी आंखों तक ये विचलित होते हुए पहुंचती है। इसी विचलन के कारण, बार बार में माध्यम चेंज होने के कारण, प्रकाश की किरण का विचलन होने के कारण हमें तारे कैसे प्रतीत होते हैं, झिलमिलाते हुए, ब्लिंकिंग करते हुए प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो ये एग्जाम्पल जो है ये बेसिकली अपवर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा उदाहरण अगर हम लें दोस्तों, तो दूसरा उदाहरण है, जैसा कि मैंने पिछले पेज पे आपको बताया कि जल में डूबी हुई पेंसिल, जल में डूबी हुई जो पेंसिल है उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा दिखाई देना। अब ये क्यों दिखाई देती है, ये भी अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। देखिए ये मैं एक छोटा सा चित्र बनाता हूं आपके लिए। सपोज कीजिए पानी है, एक बीकर है, साइंस में पात्र बोलते हैं, बीकर बोलते हैं। इसमें दोस्तों एक पेंसिल डूबी हुई है, ठीक है, या एक लोहे की छड़ है, या पेंसिल मान लीजिए, रॉड मान लीजिए, ये मान लीजिए पेंसिल है, ये पेंसिल। अब ये पेंसिल तो सीधी है। अब प्रकाश की किरण एक माध्यम, कौन सा माध्यम है, वायु है सपोज कीजिए, ठीक है,
और दूसरा माध्यम जो है वो कौन सा है दोस्तों, जल है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सीधा चलता चलता अपने मार्ग से क्या हो जाता है दोस्तों, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और जब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तो इसी वजह से अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के कारण ही ये जो पेंसिल है वो हमें कैसी दिखाई देती है, मुड़ी या फिर टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, पेंसिल तो सीधी है, हम सपोज कीजिए यहां से देख रहे हैं, ठीक है, हम यहां से देख रहे हैं, हमारी आंख है। अब पेंसिल तो सीधी है, प्रकाश की किरण आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली तो सीधा चलते चलते अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। और अपने मार्ग से विचलित होने के कारण पेंसिल हमको मुड़ी, टेढ़ी या तिरछी हुई दिखाई देगी। तो ये भी किसके कारण होता है दोस्तों, अपवर्तन के कारण ही होता है। दोनों एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे। इस डायग्राम को मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, ये आपको बनाना नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ऐसे डायरेक्ट, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट में लिख सकते हैं, ठीक है, या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट उदाहरण के रूप में भी एग्जाम में आते हैं कि तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, या जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है। कई बार ऑप्शन में अपवर्तन लिखा होता है, कई बार वायुमंडलीय अपवर्तन लिखा होता है, तो वो भी ठीक है, एक ही बात है। वायुमंडलीय अपवर्तन भी आ जाए या सिर्फ अपवर्तन भी आ जाए तो भी एक ही बात है। तीसरा जो इसका उदाहरण है दोस्तों वो है आपका जल। ये बड़ा शानदार उदाहरण है। जल से भरे बर्तन में या पात्र में, जल से भरे बर्तन में डूबे सिक्के का, डायरेक्ट याद करना है आपको, डूबे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा दिखाई देना। ठीक है, ये भी किसके कारण होता है दोस्तों, ये भी अपवर्तन कारण। एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, छोटी सी ट्रिक। क्या है दोस्तों, ट्रिक ये है जो आप हमेशा याद रख पाएंगे अपवर्तन को, कि जो चीज जैसी है ना, जो चीज या जो वस्तु जैसी है, यदि वैसी दिखाई ना दे, ठीक है, जो चीज जैसी है यदि वैसी दिखाई ना दे तो क्या है दोस्तों, अपवर्तन है। बस ये याद करना है, आपका अपवर्तन कंप्लीट। देखिए तारे कैसे हैं, झिलमिलाते नहीं है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति से उठे हुए प्रतीत होते हैं। और झिलमिलाते यानी जो चीज जैसी है, सीधी है लेकिन झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही है, क्या है, अपवर्तन है। पेंसिल कैसी है, सीधी है, लेकिन हमें कैसी दिखाई दे रही है, मुड़ी हुई। तो ये ट्रिक काम कर रही है कि जो चीज जैसी है, कैसी है, पेंसिल सीधी है लेकिन सीधी दिखाई नहीं दे रही है, वैसी दिखाई नहीं दे रही है, टेढ़ी दिखाई दे रही है, तो क्या हो गया है, अपवर्तन हो गया है। जल में भरा बर्तन, जल से भरा हुआ बर्तन है, सिक्का कहां पड़ा हुआ है, सिक्का नीचे है। कैसा है, नीचे है, लेकिन वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, हमेशा कहां दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं दे रही ना, वास्तविक स्थिति से भिन्न नजर आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन हो जाएगा। तो अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली दोस्तों, तो ये ट्रिक आपको अपवर्तन का जो उदाहरण का अगर क्वेश्चन आया तो एग्जाम में गलत नहीं होने देगी। फोर्थ जो इसका एग्जाम्पल है वो है दोस्तों, ये अपन कह सकते हैं स्विमिंग पूल होता है या पानी की टंकी होती है, स्विमिंग पूल का पेंदा यानी तली कुछ बोल सकते हैं, बॉटम, वो ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा दिखाई देना। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं या फिर इसको ऐसे लिख दूं दोस्तों कि स्विमिंग पूल की गहराई, स्विमिंग पूल या पानी की टंकी की जो गहराई है वो कम प्रतीत होना। आपने देखा होगा ना कि पानी की टंकी को ऐसे देखते हैं हम, उसमें रबड़ की बॉल गिर गई, हम देखते हैं ये रही रबड़ की बॉल, तो पास में ही है, उसको लेने जाते हैं तो पूरा नीचे ही डूब जाते हैं क्योंकि बिल्कुल तले में होती है। लेकिन जैसे अपवर्तन के कारण सिक्का ऊपर उठा दिखाई दे रहा है, ऐसे वो बॉल भी ऊपर उठा दिखाई देती है। उसका जो पैंदा है, उसकी जो गहराई है वो कम प्रतीत होती है, उसका पैंदा ऊपर उठा दिखाई देता है। तो ये भी किसके कारण होता है दोस्तों, अपवर्तन के कारण होता है। तो ये कुछ उदाहरण है दोस्तों जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा देखिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ। जब कोई भी वस्तु जल रही है या फिर हम अलाव जला के बैठे हैं, अलाव जानते हैं ना, आग जला के बैठते हैं दोस्तों, अपवर्तन नहीं सॉरी, सर्दी के दिनों में हाथ सेकने के लिए आग जलाकर हम बैठते हैं। तो जब धुआं उठता है आग में से, तो धुएं के पार जब आप किसी वस्तु को देखोगे, धुएं के पार जब आप किसी भी वस्तु को देखोगे, तो उसका हिलता हुआ प्रतीत होना, उसका कैसा प्रतीत होना दोस्तों, हिलता प्रतीत होना, ये भी दोस्तों क्या है, ये भी आपका क्या है, अपवर्तन ही है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। ऐसा है, इसके अलावा हम एक दो बात कर सकते हैं, जैसे पानी का गिलास है उसमें नींबू रखा हुआ है, तो नींबू हमको क्या नजर आएगा, मोटा नजर आएगा। ठीक है, स्विमिंग पूल में हम पैर डुबा के बैठे हैं या पानी के कोई तालाब वाला, उसमें आधा पैर हमारा अंदर पानी के अंदर है, जब हम बाहर से देखेंगे तो हमको पानी
कि अंदर जो पैर है हमारे टेढ़े मेढ़े नजर आएंगे, वो भी किसके कारण है? अपवर्तन कारण। एक ही ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, जो चीज जैसी है यदि वैसी की वैसी दिखाई ना दे, उससे वास्तविक स्थिति से भिन्न दिखाई दे, तो फिर क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। कोई सा भी उदाहरण आपका आ जाएगा, ये ट्रिक आप लगाओगे, अगर ट्रिक बैठ जाती है उसमें तो फिर वो अपवर्तन कहलाएगा। इसके अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त की जो घटना होती है वो भी अपवर्तन के कारण होती है। जब सूर्योदय होता है दोस्तों, देखिए ये क्षितिज है, क्षितिज यानी धरातल, ठीक है, और ये आपका सूर्य भगवान है, मेरे भी हैं। तो ये जो सूर्य भगवान है दोस्तों, ये क्या है कि जैसे मान लो इनका टाइम है 6 बजे जगने का, 6 AM, ये 6 बजे मान लो सूर्योदय होता है। अब 6 बजे ऊपर आते हैं, लेकिन आपको 5:58 पे ही, 5:58 पे यानी लगभग 2 से 2.5 मिनट पहले ही, 2 मिनट पहले या 2.5 मिनट पहले ही आपको ये कैसे नजर आ जाएंगे दोस्तों? ऊपर उठे नजर आ जाएंगे। अब ये ऊपर उठे नजर आ रहे हैं, तो हकीकत में कहाँ है? हकीकत में तो नीचे है, क्योंकि इनका टाइम तो 2 मिनट बाद है। लेकिन अपवर्तन के कारण हमको कैसे नजर आते हैं? पहले ही 2 मिनट पहले ऊपर उठ दिखाई देते हैं। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अग्रिम सूर्योदय की घटना। अग्रिम सूर्योदय की घटना, सूर्योदय की घटना। और ऐसा ही शाम को होता है जब सूर्य ढल जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं विलंबित सूर्यास्त की घटना, ठीक है। तो ये घटना भी वायुमंडलीय अपवर्तन की उदाहरण है। इनमें से बाहर जो है अपवर्तन का उदाहरण एग्जाम में नहीं आता है, जितने हो सकते हैं मैंने बता दिए, ठीक है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। वहां लिख लेंगे आप अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की घटना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ताकि हम आगे बढ़े। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर लें, बाद में देख लें, और पॉज करके आराम से कॉपी में भी डायरेक्ट नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप कॉपी में नोट डाउन करते चलें, ताकि आपके व्यवस्थित नोट्स बना चुके। जब तक कोचिंग चालू नहीं होती है, फिजिक्स में आपकी कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों अगले कुछ दिनों में, ठीक है। तो ये हमारा अपवर्तन था। अभी जो परावर्तन हम पढ़ चुके, अपवर्तन हम पढ़ चुके। प्रकाश का तीसरा गुण अगर हम देखें दोस्तों, प्रकाश का तीसरा गुण अगर हम देखें तो वो है प्रकीर्णन, ठीक है। क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन हम देख सकते हैं। देखिए, प्रकीर्णन के बारे में हम बात करेंगे अब। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन को इंग्लिश में कहते हैं हम डिस्पर्जन, डिस्पर्सन, ठीक है। ये प्रकीर्णन का इंग्लिश वर्जन है। और प्रकीर्णन होता है प्रकाश की किरण का किसी भी धूल के कणों से टकराकर इधर उधर फैल जाना या बिखर जाना। मैं परिभाषा लिखूंगा सबसे पहले, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। परिभाषा भी पूछ ली जाती है। प्रकाश का वायुमंडल में हमारे क्या होते हैं दोस्तों? वायुमंडल में धूल के कण होते हैं, ठीक है। गैस भी होती है तो धूल के कण भी होते हैं। तो प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित है ये धूल के कणों से, ठीक है। धूल के कणों से टकराकर, टकराएगा तो सही, प्रकाश तो चलेगा, लेकिन धूल के कण उसके रास्ते में आएंगे तो वो टकराएगा। टकराकर इधर उधर बिखरना, इधर उधर क्या कर जाना? फैल जाना या बिखर जाना, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाना या फिर फैल जाना प्रकीर्णन कहलाता है। इसको अगर मैं शॉर्ट में परिभाषा लिखूं तो अर्थात प्रकाश का फैलना या प्रकाश का फैलाव ही क्या है दोस्तों? तो प्रकाश का फैलाव ही प्रकीर्णन है, ठीक है, डिस्पर्जन है, ठीक है। प्रकाश का फैलाव, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिस्पर्जन। प्रकाश का फैलाव ही क्या है? प्रकीर्णन है। अब प्रकीर्णन के भी एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और डायरेक्ट पूछ जाते हैं। तो आपको कुछ उदाहरण बताता हूं मैं प्रकीर्णन के। एक तो आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग कैसा दिखाई देना? नीला दिखाई देना। आपको पता है इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसे भी 7 ही रंग होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं। बेनी, आपी, नाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, है ना। इसके अलावा इंडिगो, जामुनी भी है, लाल भी है, हरा भी है। तो आकाश में जो नीला रंग होता है ना, इस नीले रंग को ही प्रकीर्णित किया जाता है, और उसकी वजह से नीला रंग हमें प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इनमें दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट याद करना है। देखो, अच्छा टीचर वही है जो एग्जाम में आए और किस प्रकार से आता है वो आपको बताए। तो इसका ये जो प्रकीर्णन है उसके उदाहरण आते हैं डायरेक्ट एग्जाम में कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है साहब? तो आंसर आ गया प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। इसके अलावा समुद्र का जो पानी है, समुद्र का जो जल है या जो पानी है, वो भी कैसा दिखाई देना? नीला दिखाई देना, नीला दिखाई। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण ये दोस्तों कि समुद्र के अंदर जितनी भी अशुद्धियां पाई जाती है,
वो बाकी सारे कलर को तो एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, लेकिन नीले रंग को वो क्या कर देती है, प्रकीर्णित कर देती है। और उस डिस्पर्स्ड लाइट के कारण समुद्र का जो साफ पानी है हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, तीसरा उदाहरण और लिख सकता हूं मैं कि सूर्य का, अब देखिए सूर्य का उगते हुए डूबते समय ऊपर उठा दिखाई देना तो अपवर्तन है, अभी मैंने पिछले पेज में बताया था। लेकिन सूर्य का उगते व डूबते समय, सूर्य का उगते व डूबते समय लाल दिखाई देना, रेड कलर का दिखाई देना, ये क्या है दोस्तों, प्रकीर्णन है। ठीक है, ये भी प्रकीर्णन है। ये एग्जाम में बहुत आता है, IMP लगा देंगे, ये एग्जाम बहुत आता है। कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है सूर्य का उगते हुए डूबते समय ऊपर उठा दिखाई देना अपवर्तन है, और अगर कलर में परिवर्तन हो रहा है, लाल रंग दिखाई दे रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन है, और अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो फिर क्या है, प्रकीर्णन है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को अच्छे से समझ लेंगे। अब यहाँ एक सवाल बन रहा है, पहला जो उदाहरण है यहाँ एक सवाल बन रहा है, वो क्या सवाल है मैं नीचे लिखता हूं आपके लिए कि अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति खड़ा है, स्पेस में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो अंतरिक्ष में खड़े एक व्यक्ति को आकाश का रंग, किसका रंग, आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन जो है वो किस में आया है वो मैं आपके ब्रैकेट में लिख देता हूं, SSC CPO SI 2015 का सवाल है। और भी एग्जाम में आया है, लेकिन ये जो मुझे एग्जाम है बिल्कुल ध्यान है, एग्जैक्टली दिल्ली में लगी थी, SSC CPO SI 2015। और ये ऐसी एग्जाम जो फिजिकल आपको पता होगा बहुत टाइट होता है, मेडिकल भी बहुत टाइट होता है। एक तो राजस्थान की सब इंस्पेक्टर की लगती है, SSC CPO SI लगती है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो दिखाई देगा काला। कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अब काला क्यों दिखाई देगा वो सुनिएगा। अभी मैंने आपको कहा कि प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाना प्रकीर्णन है। यानी प्रकाश जब धूल के कणों से टकराता है, किससे टकराता है, धूल के कणों से टकराता है, तो ही क्या हो सकता है दोस्तों, प्रकीर्णन हो सकता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की, किसकी बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि जो अंतरिक्ष होता है, जो अंतरिक्ष होता है दोस्तों, उसमें वायुमंडल अनुपस्थित होता है। वायुमंडल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है स्टूडेंटों, आपके में भी उठ रहा होगा कि प्रकाश को चलने के लिए वायुमंडल की जरूरत ही नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए वायुमंडल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका तो सर्वाधिक वेग मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है, और अंतरिक्ष में वैक्यूम में निर्वात पाया जाता है। तो प्रकाश को तो चलने के लिए वायुमंडल की जरूरत ही नहीं है। तो अंतरिक्ष में अगर वायुमंडल नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, प्रकाश को चलने के लिए वायुमंडल की जरूरत तो नहीं है दोस्तों। तो वायुमंडल के नहीं होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर वायुमंडल नहीं होंगे तो धूल के कण कहां से होंगे। अगर धूल के कण नहीं होंगे दोस्तों तो प्रकाश टकराएगा किससे, समझ रहे हैं आप। वायुमंडल नहीं होने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायुमंडल नहीं होगा ना तो फिर धूल के कण भी नहीं होंगे अंतरिक्ष में। और अगर धूल के कण नहीं होंगे तो प्रकाश किससे टकराएगा, अगर नहीं टकराएगा तो फिर वो बिखरेगा कैसे, वो फैलेगा कैसे। और अगर वो फैलेगा नहीं, स्कैटर नहीं होगा दोस्तों, तो फिर प्रकीर्णन कहां से होगा, समझ रहे हो ना आप। तो इसलिए अंतरिक्ष में आकाश का रंग कोई भी व्यक्ति अगर देखेगा वहां खड़ा होके तो उसको कैसा नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। और हकीकत में आकाश का रंग काला ही है। हमारे यहाँ वायुमंडल होने की वजह से, पृथ्वी पर वायुमंडल होने की वजह से टकराता है प्रकाश और उसका फैलाव होता है, इसीलिए प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। जबकि अंतरिक्ष में खड़े और बैठे व्यक्ति को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं होने से वहां धूल के कण नहीं होते हैं, जिससे प्रकाश टकराता नहीं है, बिखरता नहीं है और प्रकीर्णन नहीं होता है। क्लियर हो गई बात। सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट ताकि हम आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिएगा विद प्रूफ, SSC CPO SI 2015 में आया हुआ सवाल, और भी एग्जाम में आया हुआ है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि हम नेक्स्ट जो है उस पेज पर बढ़ेंगे। ठीक है, मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। चलिए बिल्कुल चलिए इस तरीके से हमारी ये क्लास चल रही है। 2-3 पार्ट जो और हैं इसके प्रकाश के, उन सभी पार्टों को हम पढ़ेंगे एक एक करके। रोजाना 11 से 12 क्लास रहती है। सभी विद्यार्थी रेगुलर बने रहें क्लास में, क्लास मिस ना करें। अगर एक भी पार्ट आप छोड़ देंगे तो फिर आपके वीडियो समझ में नहीं आएगा। अब दोस्तों एक चीज आती है, देखिए
कि प्रकीर्णन जो होता है, इस प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो होता है, सूर्य दोपहर के समय, एक उदाहरण और है, 3 लिखा दी थी ना मैंने, एक उदाहरण और है, सूर्य का दोपहर के समय बिल्कुल सफेद दिखाई देना, एकदम सफेद, बिल्कुल कैसा दिखाई देना, सफेद दिखाई देना, ठीक है, सफेद दिखाई देना, व्हाइट दिखाई देना, क्योंकि उस वक्त व्हाइट कलर का ही क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन होता है। तो सूर्य दोपहर के समय जब दिखेगा तो बिल्कुल सफेद दिखाई देगा, ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। तो एक उदाहरण और आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। 3 हो चुके हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, इसके अलावा समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, सूर्य का उगते हुए डूबते समय लाल दिखाई देना, और सूर्य का दोपहर के समय बिल्कुल कैसा दिखाई देना, सफेद दिखाई देना, वो भी किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। कुछ कलर होते हैं दोस्तों, जैसे आपने इंद्रधनुष का एक सुना होगा, बे नी आ है पी ना ला, ठीक है, बेनी आह पिनाला, बै से बैंगनी है, नी से नीला है, आ से आसमानी है से हरा है, पीला है, ना से नारंगी, और ला से क्या है दोस्तों, लाल है ना। तो देखिए सबसे प्रमुख जो ऊपर का कलर है वो है बैंगनी, और उसके बाद लास्ट में जो प्रमुख कलर जो एग्जाम में ज्यादा आता है वो है लाल। तो दोस्तों प्रकीर्णन की बात चल रही है ना, यहाँ पे डिस्पर्जन की बात चल रही है, तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो प्रकीर्णन होता है ना वो बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी को हम इंग्लिश में वॉयलेट भी बोल सकते हैं। और जो न्यूनतम होता है, यहाँ लिखेंगे हम सर्वाधिक प्रकीर्णन, सर्वाधिक प्रकीर्णन, और जो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। अब आपसे कोई पूछ लेगा दोस्तों कि भाई बैंगनी रंग का ही सर्वाधिक प्रकीर्णन क्यों होता है और लाल रंग का ही न्यूनतम प्रकीर्णन क्यों होता है, मिनिमम क्यों होता है, तो उसका आंसर यह है दोस्तों कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है ना, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है प्रकाश का वेग, प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, तो जो ज्यादा दूरी तय करेगा, जो ज्यादा दूरी तय करेगा दोस्तों, उसका जो प्रकीर्णन है ना, उसका जो प्रकीर्णन है वो हमेशा कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि वो फैलेगा कम ना भाई, प्रकीर्णन कम हुआ, फैलेगा कम, तो तरंग दैर्ध्य क्या हो गई, वेवलेंथ क्या हो गई, तरंग दैर्ध्य क्या हो गई दोस्तों, इसकी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ ये हमेशा क्या होगी, सर्वाधिक होगी, मैक्सिमम होगी। जिसका प्रकीर्णन कम उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा, ठीक है, और जिसकी जो प्रकीर्णन है वो ज्यादा उसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ मिनिमम। तो मैं यहां मिनिमम की जगह न्यूनतम लिख देता हूं, ठीक है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होगी, प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होगा और तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी। और यहां पर एक क्वेश्चन भी बन जाता है दोस्तों, और वह क्वेश्चन क्या है कि खतरे के निशान के रूप में, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग करते हैं बताइए, खतरे के निशान के रूप में या फिर ट्रैफिक सिग्नल में जो रुकने का साइन होता है, खतरे का साइन होता है, ट्रैफिक सिग्नल में सदैव सदैव लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, लाल सिग्नल का ही प्रयोग करेंगे। कोई भी रेड कलर होगा, खतरे का निशान होगा, वहां पर लाल रंग का ही प्रयोग होगा, सिग्नल हो चाहे खतरे का निशान हो, डेंजर जोन हो, उसमें। क्योंकि आंसर क्या है इसका, क्योंकि लाल रंग जो है उसकी प्रकीर्णन क्या होती है, न्यूनतम होती है। प्रकीर्णन क्या होती है, न्यूनतम होती है, जिसकी वजह से उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से बहुत दूरी से ही हम उस चीज को देख सकते हैं, और बहुत दूरी से ही आने वाले 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर से ही हम आने वाले खतरे का, आने वाले ट्रैफिक सिग्नल का, रुकने का या फिर खतरे के निशान का पता लगा सकते हैं। समझ गए आप। लाल देखो, यहां से लाल रंग चला, अब वो प्रकीर्णित ही नहीं हुआ, फैला ही नहीं, अब फैला ही नहीं तो दूर तक जाएगा। अब जब दूर तक जाएगा दोस्तों तो फिर हमको बहुत दूर से दिख जाएगा, हम चालान कटने से बच जाएंगे, पहले ही रोक लेंगे गाड़ी को। अब मान लो कोई और लगा दिया, बैंगनी रंग लगा दिया, अब बैंगनी रंग की तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है, बिल्कुल करीब आएंगे, और बिल्कुल करीब आएंगे, ट्रैफिक सिग्नल आ गया, एकदम से हमारा बैंगनी रंग जला, और बैंगनी रंग हमको दूर से दिखाई नहीं। बैंगनी रंग का मतलब है रुकना, सपोज कीजिए, वैसे लाल रंग का मतलब रुकना होता है, लेकिन मान लीजिए बैंगनी रंग का मतलब है रुकना। अब बैंगनी रंग तो हमको 50 मीटर दूर से दिख रहा है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य बहुत कम है, फैल जाता है वो तो। अब बहुत कम दूरी से दिखेगा तो इतनी देर में अलर्ट लगाएंगे, इतनी देर में तो ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेगा हमको,
तो फायदा हमारा किसमें है, लाल रंग लगाने में, क्योंकि लाल रंग बहुत दूर से दिख जाएगा, तो बहुत दूर से दिख जाएगा तो हमारा हेलमेट सिर पे रख लेंगे, पीछे वाले या पीछे वाली से भी कह देंगे कि हमारा जो हेलमेट है साहब लगा दो, खुद का भी लगा लो, ताकि हमारा जो चालान है वो नहीं कटे। खतरे का निशान भी दूर से दिखना जरूरी है ना। बैंगनी रंग के झंडे लेके अगर घूमेगा ट्रेन वाला तो पास में आएगा दिखेगा तेरे में तो कटकटा जाएगा कोई, इसलिए लाल कलर का निशान जरूरी होता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन न्यूनतम होने की वजह से उसका जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, हमें बहुत ज्यादा दूरी से ही पता लग जाता है आने वाले खतरे का। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये बेनी आपिनाला अगर आप अभी लिखें तो लिख लें, नहीं तो ये इंद्रधनुष में जब पढ़ाऊंगा तो वापस आएगा, इंद्रधनुष के बारे में बताऊंगा, इंद्रधनुष कैसे बनता है, कब बनता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लें फटाफट। ठीक है, तुरंत प्रभाव से। चलिए, हो गया होगा, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो प्रकाश का गुण है दोस्तों, उसका नाम है वर्ण विक्षेपण। अगला जो गुण है वो है दोस्तों, चौथा है फोर्थ। पहला परावर्तन पढ़ा था, दूसरा अपवर्तन पढ़ा था, तीसरा प्रकीर्णन पढ़ा है, अभी जो चलेगा वो चलेगा वर्ण विक्षेपण, कलर डिटेक्शन जिसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, देखिए समझिएगा, बहुत आसान है। एक कांच का तिकोना टुकड़ा है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रिज्म। क्या बोलते हैं, प्रिज्म, ट्राइंगल रूप से होता है, प्रिज्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोई श्वेत प्रकाश का स्रोत रख रखा है, यहाँ पे, ठीक है, कोई क्या रख रखा है, श्वेत प्रकाश का स्रोत रख रखा है। ठीक है, अब यहां से इस प्रिज्म पर हम लाइट गिरा रहे हैं सीधी। क्या गिरा रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं सीधी। ठीक है, सीधी गिरा रहे हैं, क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रिज्म से टकराने के बाद, प्रिज्म एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन होगा, तो प्रिज्म से टकराने के बाद जानी तो चाहिए सीधी, लेकिन ये प्रकाश की किरणें सीधी जाने की बजाय प्रिज्म से टकराकर, प्रिज्म से गुजरकर और ये इसके आधारीय भाग की तरफ क्या कर जाएंगी, मुड़ जाएंगी और अनेक रंगों में बढ़ जाएगी। अनेक रंग कितने, अनेक रंग हो गए दोस्तों इंद्रधनुष के 7 रंग, तो 7 रंगों में बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा तो नहीं बना दिए, 7 रंगों में बढ़ जाएगी। और ये 7 रंगों में बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से या किसी अवरोधक सतह से गुजारा जाता है तो प्रिज्म से गुजरकर अनेक रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश की घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और इस वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जो रंगों की पट्टिका बनेगी, ये अलग अलग जो रंग बन रहे हैं दोस्तों, इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम भी हम इसको कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हमारा जो है वर्ण विक्षेपण है। प्रकाश जब श्वेत प्रकाश गिर रहा है, गुजर रहा है प्रिज्म से, अनेक रंगों में विभाजित हो रहा है, तो स्पेक्ट्रम बन रहा है, कई सारी रंगीन पट्टिकाओं में प्रकाश विभाजित हो रहा है। गिराना श्वेत प्रकाश ही है। कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। ये ध्यान रखना, वर्ण विक्षेपण में कौन सा प्रकाश गिराना है, व्हाइट लाइट ही गिरानी है। वैसे और लाइट भी गिरा सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में श्वेत प्रकाश ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह जो घटना है वो क्या कहलाएगी, रंगों में विभक्त होना श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने के बाद वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे और भी घटनाएं। इसके अलावा इंद्रधनुष के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पूर्णांतरिक परावर्तन और विवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो कल अपन नई वीडियो में मिलते हैं। जिन भी विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है उसको भी आप लाइक भी जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों सभी विद्यार्थियों के साथ, ताकि जिनकी ऑफलाइन बैचेज कंप्लीट ना होने की वजह से, पूरे भारतवर्ष में कोचिंग बंद होने की वजह से जिनको भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो ये वीडियोस देखकर और अपनी पढ़ाई को निश्चित नोट्स के रूप में बदल सके, ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट करके अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से जारी रख सके। आज के शो में दोस्तों इतना ही। जल्द हम नेक्स्ट कल सुबह 11 बजे जरूर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रकाश के अगले पार्ट के साथ। तभी तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।